हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य सुधार। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित एक वीडियो हम आप तक पहुंचा चुके हैं, जिसमें मैंने अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति के संदर्भ में आपको बताने का, उससे संबंधित जो क्वेश्चन क्रिएट हो सकते थे उसको समझाने का काम किया था। सिविल सेवा के परीक्षा में अलाउद्दीन खिलजी निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, एक महत्वपूर्ण सुल्तान है। और जेपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके जो वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी भी आपके सिलेबस में शामिल है। और सिलेबस में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति और उसके सैन्य सुधार से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की बात की गई है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी एक इंपॉर्टेंट शासक तो हैं ही। इस बार के जेपीएससी में, मतलब 11वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा में इस क्वेश्चन के आने की भरपूर संभावना भी है। बतौर गेस हम ये बात कर रहे हैं। तो एक पार्ट इसका जो बाजार नीति था मैंने आप तक पहुंचा दिया है। आज इसका हम दूसरा पार्ट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नीति हम लोग पढ़े थे तो वहां पर सेना से संबंधित कई सारी बातें आपके सामने आई थी। तो उसकी तुलना में यह टॉपिक थोड़ा छोटा भी होगा और कई सारी बातें आपको ऑलरेडी देखने और सुनने को मिल चुका है। तो ये थोड़ा और आसान आपके लिए होने जा रहा है। तो खैर, सैन्य सुधार की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में सैन्य सुधार एक महत्वपूर्ण कार्य था। अलाउद्दीन खिलजी से पहले के अगर सुल्तानों को आप याद करें तो उस दौर के जो सुल्तान थे, उनकी जो सेना से संबंधित आवश्यकता थी उसकी पूर्ति वे लोग अपने सरदारों की सेना से करते थे या उनके काल में जो इक्तादार थे उनकी सेना से अपने सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले के जो सुल्तान थे उनकी निर्भरता होती थी इनके द्वारा रखे गए सैनिकों के ऊपर। चूंकि जो सरदार या इक्तेदार के सैनिक होते थे उसकी वफादारी अपने मालिकों के प्रति, मतलब अपने सरदार और इक्तेदार के प्रति होती थी। ऐसी स्थिति में केंद्र के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी तभी तक होती थी जब तक कि सल्तनत के ये सरदार या इक्तादार केंद्र के प्रति उत्तरदायी बने रहे, उसके प्रति ईमानदार बने रहे, उसके प्रति निष्ठावान बने रहे। अगर किसी भी कारण से विद्रोह की संभावना हो इक्तादार या सरदारों के द्वारा, तो जाहिर सा बात था कि इनके द्वारा रखे गए सैनिक जो सामान्य स्थिति में सुल्तान की सेना के अंग होते थे, वो उस वक्त उनको काम नहीं आते बल्कि वो इनके साथ होते। ऐसी जो निर्भरता थी, अलाउद्दीन खिलजी जैसा महत्वपूर्ण शासक इसको समाप्त करना चाहता था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके उसने अपने सेना का पुनर्गठन किया, जो उसके प्रशासन का एक अहम हिस्सा के तौर पर, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं। सल्तनत काल का जो बादशाहत था या जो सल्तनत को कायम रखने की बात थी, वो सिर्फ और सिर्फ दो बातों पर आधारित थी। एक तो प्रशासन, मतलब बेहतर प्रशासन, और दूसरा विजय, मतलब मध्यकाल में सल्तनत या बादशाहत सिर्फ दो चीजों पर टिकी होती थी। एक तो बेहतरीन प्रशासन हो उनके द्वारा संचालित शासन का, और दूसरा वो विजय हासिल करने की स्थिति में हो। इन दो आधारों पर ही वो न सिर्फ अपने साम्राज्य को कायम रख सकते थे बल्कि राजस्व की वसूली भी इन्हीं दो बातों पर निर्भर होती थी। तो प्रशासन और विजय ये सल्तनत काल के दो स्तंभ थे, और इन दोनों स्तंभों की पूर्ति सिर्फ और सिर्फ सेना के माध्यम से ही हो सकती थी। सेना के द्वारा ही बेहतर प्रशासन को कायम किया जा सकता था और सेना के द्वारा ही विजय भी दर्ज की जा सकती थी, जो मध्यकाल की आवश्यकता थी। अब सवाल ये उठता है कि अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा कुछ खास करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि पहले भी सुल्तान थे, उन लोगों ने भी सत्ता संभाली थी। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय की स्थिति को, अलाउद्दीन खिलजी की जो महत्वाकांक्षा थी, उसके उद्देश्य थे, उसको अगर हम लोग पॉइंट फॉर्म में देख लें सिर्फ, तो ये समझ में आ जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार क्यों किए होंगे। तो पहला तो ये कि अलाउद्दीन खिलजी को आंतरिक विद्रोह और अराजकता की स्थिति का सामना
करना पड़ रहा था, या यूं कहें कि सल्तनत काल में आंतरिक विद्रोह और अराजकता की स्थिति प्रायः कायम रहती थी। खुद अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने चाचा, अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके और सत्ता हासिल की थी। जाहिर सा बात था कि ऐसी स्थिति में जलालुद्दीन खिलजी के पक्ष के जो सरदार थे, जो इक्तादार थे, जो अमीर वर्ग के लोग थे, वो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ होते, तो उन पर नियंत्रण की आवश्यकता निश्चित तौर पर थी और यह संभव था सेना के द्वारा। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना। आपने प्रारंभिक परीक्षा पढ़ा है तो आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी की है तो इतना तो आपको निश्चित तौर पे याद होगा कि अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा था, ये ख्वाब देख रहा था। साथ ही साथ उसने एक नए धर्म या दिन की स्थापना की भी कल्पना की थी। हालांकि बाद में बर्नी के चाचा और अलाउल मुल्क जो दिल्ली के काजी थे, उनके कहने पर उसने इस चीज को त्याग दिया था, लेकिन विजेता बनने की उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, उसका जो उद्देश्य था, वो अब भी कायम था। भले ही विश्व विजेता ना हो, लेकिन उसने निर्णय यह किया था कि भारत में किसी भी स्वतंत्र हिंदू राज्य को या राजपूत राज्य को वो नहीं रहने देगा। तो साम्राज्य विस्तार का उसका उद्देश्य, शासन को सुव्यवस्थित करना आवश्यक था। मैंने पहले ही बताया है कि प्रशासन और विजय ये सेना पर था, और प्रशासन के लिए बेहतरीन सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता थी। तो सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था को कायम करने के लिए, इसके अलावा मंगोलों का आक्रमण का भय सल्तनत काल पर लगातार बना रहा है, जो इल्तुतमिश के काल में कमोबेश शुरू हुआ था। वास्तविक रूप से भले ही मंगोल का आक्रमण नहीं हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो गई थी, और बाद के शासकों के भी समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ, और बलबन ने इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। खैर, हम बलबन वाला पार्ट को भी छोड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि मंगोल आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की नीति एक अलग वीडियो बना करके हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वो भी मेरे एक गेस में है। तो खैर, मंगोल आक्रमण से राज्य की रक्षा करना, मतलब बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करना, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी एक केंद्रीकृत निरंकुश शासन की स्थापना करना चाह रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये उसके जो ये तमाम उद्देश्य थे, चाहे वो आंतरिक विद्रोह को सप्रेस करने की बात की जाए, अराजकता को समाप्त करना हो, प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त बनाना हो, साम्राज्य का विस्तार करना हो, मंगोलों से राज्य की रक्षा करना हो, ये तमाम चीजें जो थीं वो सिर्फ और सिर्फ सेना के ऊपर निर्भर होती थी। और अभी तक के जो भी सुल्तान थे वो अपने सैन्य आवश्यकताओं के लिए अपने सरदारों और इक्तेदारों के ऊपर निर्भर थे। अलाउद्दीन खिलजी इन तमाम चीजों को, इस तरह की निर्भरता को खत्म करना चाहता था, इसीलिए उसने सेना का केंद्रीकरण किया। सेना के केंद्रीकरण के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की भर्ती स्वयं करने का काम शुरू किया, और सेना की भर्ती का काम जो था वो केंद्र के एक प्रमुख विभाग, जिसको हम लोग दीवान ए अर्ज कहते हैं, या जिसको दीवान ए आरिज भी कहा जाता है, जिसका की प्रमुख आरिज एक मुमालिक होता था। आपने निश्चित तौर पे ये चीजें पढ़ा होगा, ठीक है। तो केंद्रीय जो विभाग था उसमें दीवाने अर्ज था, जो कि सैनिकों से संबंधित तमाम प्रकार के क्रियाकलाप को संचालित करता था, और ये केंद्र के नियंत्रण में था। तो सुल्तान उनकी भर्ती अपने नियंत्रण वाली संस्था या विभाग दीवाने अर्ज के माध्यम से करने का काम करता था। तो उनकी भर्ती, उनकी पदोन्नति, ये सारा कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हाथ में रखा। सैनिकों को भर्ती करना, उनको प्रशिक्षित करना, इन बातों के साथ साथ इस बात की भी आवश्यकता थी कि सेना में अनुशासन बना रहे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये तमाम जो कार्य थे, उनकी भर्ती, उनका प्रशिक्षण, उनका अनुशासन, ये तमाम कार्य अपने अधीन रखा। इन चीजों पर वो व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी लेता था, और ये सारा काम अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में वो करवाने का काम करता था। तो केंद्रीकृत सैन्य व्यवस्था को उसने जन्म दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्र में पहली बार अस्थाई सेना का निर्माण किया। पहली बार अस्थाई सेना का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया। अभी मैंने आपको बताया कि इसके पहले के जो सुल्तान थे
वे लोग अपने सैन्य आवश्यकताओं के लिए अपने सरदारों और अपने इक्तादारों के सेना के ऊपर निर्भर होते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरह की निर्भरता को समाप्त करने के लिए केंद्र में अस्थायी सेना का निर्माण किया। और पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि अलाउद्दीन की सेना में इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार 4,75,000 सुसज्जित घुड़सवार सैनिक थे। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि पैदल सैनिकों की संख्या कहीं घुड़सवार सैनिकों से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा तो घुड़सवार सेना, पैदल सेना और इसके अलावा गज सेना का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। गज सेना जो था ये आमतौर पर या सामान्यतः हम लोग कहें कि युद्ध के समय में ही इस्तेमाल होता था। तो एक अस्थायी सेना का निर्माण उसने स्वयं किया और सेना को खुद उसने राजकोष से नकद वेतन देना शुरू किया। सेना को उसने राजकोष से नकद वेतन देना शुरू किया। फिर पीछे का बात को आप याद कर लीजिए कि पहले जो जागीरदारों को या इक्तादारों को या जो सरदारों को वेतन के बदले में पूर्व के सुल्तान इक्ता भूमि देते थे और उसी इक्ता भूमि से ये इक्तादार अपने सैनिकों को भुगतान करते थे। इसी कारण से उन सैनिकों की निष्ठा भी अपने मालिकों के प्रति होती थी, जिससे उनको वेतन मिलता था। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद नकद वेतन देना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि सेना भी अब उसके प्रति वफादार होने लगे थे। तो एक विशाल केंद्रीकृत सेना का निर्माण किया जिसकी संख्या 4,75,000 थी। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार पैदल सैनिकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा रही होगी। और इसके अलावा गज सेना भी था जो सामान्य तौर पर युद्ध के समय में इस्तेमाल किए जाते थे। उनका प्रयोग उसी समय में किया जाता था। नकद देने के कारण इनकी निष्ठा सीधे तौर पर सुल्तान के प्रति हो गई। अब ये भी बताने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले हम लोग देखें कि इनको वेतन कितना दिया जाता था। ये बात पिछला वीडियो में आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है कि एक अस्पा घुड़सवार को, एक अस्पा मतलब ऐसा सैनिक जो एक घोड़ा रखता था, एक घोड़ा लाता था, उसको 234 टन का वेतन दिया जाता था। दो अस्पा को मतलब कि 2 घोड़ा रखने वाला को अतिरिक्त 78 टन का मतलब कि 234 प्लस 78 मतलब 312 टन का भुगतान किया जाता था बतौर वेतन। तो नकद वेतन देने की परंपरा, अस्थायी सेना रखने की व्यवस्था, ये पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। तो ये उनका वेतन हो गया जो आपके सामने है, टंका में ये भुगतान होता था। इसके अलावा उसकी सेना का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था वो था अश्वसेना। अश्वसेना अश्वसेना में अच्छे घोड़े रखे जाएं, इस बात को ध्यान में रख करके अलाउद्दीन खिलजी ने एक और जहां अरबी घोड़ों के आयात की व्यवस्था की, वहीं घोड़ों के नस्ल सुधार का भी उसने प्रावधान किया। अब अच्छे घोड़े रखे जाएं, अच्छे नस्ल के घोड़े तैयार किए जाएं। इन चीजों की आवश्यकता के साथ साथ ये भी देखने की आवश्यकता थी कि जो सैनिक को जो घोड़ा दिया गया है उन घोड़ों का सही इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य सुधार के अंतर्गत समय समय पर निरीक्षण की व्यवस्था भी कायम कर दी। इसके तहत निरीक्षण किसका? सैनिकों का, कि सैनिक खुद उपस्थित हो रहा है या अपने स्थान पर किसी अप्रशिक्षित अनट्रेन्ड सैनिक को भेज दे रहा है। सैनिकों के पास जो अस्त्र शस्त्र हैं उनकी भी बारीकी से जांच की जाती थी और साथ ही साथ जो घोड़ा उनके पास होता था वो देखा जाता था कि घोड़ा वही है या उसके स्थान पर टट्टू या फिर खच्चर या कोई निम्न नस्ल का घोड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जांच भी वो लगातार करता था। ठीक है, तो घोड़ा वही है या नहीं है, सैनिक सही है या नहीं है, इसके लिए उसने सैनिकों की नामावली मतलब उनके विषय में पूरा बायोडाटा, उनका खाका रखने का काम शुरू किया। ठीक है, और इसके लिए दाग महाली जैसा जो विभाग था, जो मुगल काल में हम लोग सुनते हैं,
उस तरह का विभाग भी यहां तो नजर नहीं आता है, लेकिन दीवाने अर्ज के अंतर्गत ही ये काम किया गया कि उनकी नामावली रखी गई और घोड़ों को दागने मतलब कि उनके पहचान का निशान लगाने का काम भी उसने शुरू किया। अस्त्र शस्त्र बढ़िया हो, इस बात का भी अलाउद्दीन खिलजी ने ध्यान रखा और इसके लिए उसने कारखानों का निर्माण करवाया और वहां पर अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने के लिए अच्छे अच्छे कारीगरों को, यंत्रकारों को या उस तरह के उपकरण को तैयार करने वाले जो लोग हो सकते थे उसको उसने तैयार किया। भाला, तलवार, कटार, इस तरह के महत्वपूर्ण हथियार, धनुष बाण, इनका निर्माण होता था। साथ ही साथ कई सारे सुरक्षात्मक जो अस्त्र शस्त्र हो सकते थे उनका भी निर्माण किया गया, जैसे कि शिरस्त्राण मतलब कि हेलमेट, कवच, ढाल, ये तमाम चीजें निर्मित की जाती थी। शाही कारखानों में जहां अस्त्र और शस्त्र का निर्माण का व्यवस्था उसने किया, उसमें उसने पत्थर फेंकने वाले हथियारों का भी निर्माण करवाने का काम किया। तो उसने न सिर्फ सैनिकों की नियुक्ति खुद से की, उनको प्रशिक्षित किया, उनको अनुशासित किया, समय समय पर निरीक्षण करके और उनकी जांच पड़ताल करके ये दुरुस्त करने का काम किया कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना मिले। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही उसने नकद वेतन की शुरुआत की। साथ ही साथ सैनिक उसके प्रति वफादार रहे, इस बात का भी उसने ध्यान रखा। ठीक है, उसने अपनी सैन्य व्यवस्था को मंगोलों के दशमलव व्यवस्था के आधार पर, डेसिमल सिस्टम के आधार पर अपने सेना को उसने नियुक्त करने का काम किया। पहला बात तो ये कि अच्छी तरीके से जांच परख करके और जिन सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी वे सैनिक मुर्तब कहलाते थे, मतलब जिनकी नियुक्ति में तमाम प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता था ताकि सही सैनिक आए, ये प्रक्रिया मुर्तब कहलाती थी। और 10 के आधार पर, दशमलव पद्धति के आधार पर उसने अपने अश्व सेना का निर्माण किया, जिसको हम लोग ऐसे दे सकते हैं 10 अश्वारोही, 10 घुड़सवारों का एक जो प्रधान होता था उसको बोलते थे सिपाह सालार। 10 पर एक प्रधान, एक सिपाह सालार। अब 10 सिपाह सालार पर, सॉरी यहां पे 10 अश्वारोही पर एक सर एक है, एक सर एक खैल। फिर है यहां 10 सर एक खैल, ये सैनिक सेना के प्रधान है। 10 सर एक खैल पर एक सिपाह सालार। फिर 10 सिपाह सालार पर एक अमीर। फिर 10 अमीर पर एक मल्लिक और फिर 10 मल्लिक पर एक खान। इस तरीके से उसने मंगोलों के दशमलव पद्धति के आधार पर ही अपने सेना का संगठन किया, जिसको कि 10, 100 और 1000 के टुकड़ों में बांटने का काम किया और उनको एक महत्वपूर्ण सेनापति या सैनिक या सैन्य प्रधान के हिस्से में छोड़ दिया। 10 अश्वारोही पर एक सर एक खैल, 10 सर एक खैल पर एक सिपाह सालार, 10 सिपाह सालार पर एक अमीर, 10 अमीर पर एक मल्लिक और 10 मल्लिक पर एक खान। हम इसको याद रखे हुए, खेल, सिपाही, अमीर, मल्लिक और खान के साथ। खेल, सिपाही, अमीर, मल्लिक और खान के साथ। तो इस तरीके से उसने डेसिमल सिस्टम पर अपनी सैन्य व्यवस्था को पुनर्गठित करने का काम किया। सेना का पूरी तरीके से निरीक्षण किया जाता था। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ये बताता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना दक्षिण भारत के वारंगल अभियान के लिए निकली थी तो सेना का नामावली तैयार करने में, उनका निरीक्षण करने में 14 दिनों का वक्त लगा था। तो ये काम भी उसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। तो एक और सेना की नियुक्ति से संबंधित तमाम बातें मैंने आपको बताई। दूसरी ओर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैन्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण जो सेनापति था उनके भी महत्व को बढ़ाया या कई सारे महत्वपूर्ण सेनापति को उसने तैयार किया, जैसे उलुग खां,
अलफ खां, जफर खां, नुसरत खां, ये चार जो कि उसके स्तंभ माने जाते थे और इन्हें वो पैगंबर साहब के खलीफा के समान मानता था। फिर से नाम दोहरा दे, उलुग खां, अलफ खां, नुसरत खां, जफर खां। इन चार सेनापतियों के अलावा मलिक काफूर भी उसका एक महत्वपूर्ण सेनापति था, जिसके हिस्से में दक्षिण भारत के अभियान और उसकी सफलता का श्रेय जाता है। बाद के काल में उसने पश्चिमोत्तर सीमा की रक्षा के लिए गयासुद्दीन तुगलक मतलब कि गाजी मलिक को भी अपने सेनापति के तौर पर नियुक्त करने का काम किया। तो महत्वपूर्ण सेनापति का भी उसने निर्माण किया और उन सेनापतियों ने अलाउद्दीन खिलजी का जो उद्देश्य था, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, उसको पूरा करने में अहम भूमिका निभाया। अलाउद्दीन खिलजी ने बॉर्डर एरिया या यूं कहें कि नॉर्थ वेस्ट में जो बलबन के द्वारा किलों का निर्माण किया गया था मंगोलों से रक्षा के लिए, उन किलों को अपने समय में सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी मरम्मत कराई और न सिर्फ उनकी मरम्मत कराई, वहां महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर को नियुक्त किया। उन सैनिकों की आवश्यकता के लिए उनके भोजन पानी, उनके लिए अस्त्र शस्त्र, जो घुड़सवार वहां होते थे उनके लिए चारा, इन तमाम चीजों का उसने समुचित बंदोबस्त करने का काम किया। तो बलबन के समय में नॉर्थ वेस्ट या बॉर्डर एरिया या मंगोलों के रक्षा के लिए जिन किलों का निर्माण किया गया था, न सिर्फ उसकी मरम्मत करवाई बल्कि उसकी देखभाल का समुचित प्रबंध भी किया। साथ ही साथ उसने कई सारे नए किलों का भी निर्माण करवाया जो कि बॉर्डर एरिया पे था। इसके अलावा उसने सिरी फोर्ट जो दिल्ली में था, सिरी फोर्ट को भी उसने मरम्मत करवाने का काम किया, उसको मजबूती प्रदान करने का काम किया। तो कुल मिलाकर के अगर आलोचना के तहत जब जाए हम लोग, तो यह कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था में कोई नया काम नहीं किया, बल्कि उसने बलबन के द्वारा मंगोल नीति से संबंधित जो भी गतिविधियां थी उसी को आगे बढ़ाया और अपने समय के अनुकूल करने के लिए उसने कई सारे बेहतरीन उपाय किए। अलाउद्दीन खिलजी को एक बात जो हम आपको बोलना भूल गए, जरूरत के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कि अलाउद्दीन खिलजी को सैन्य सुधार की आवश्यकता इसलिए भी थी क्योंकि विजय की आकांक्षा, विजय का उसका उद्देश्य था, साम्राज्य का निर्माण उसको करना था। और जब वो रणथंभौर अभियान पर गया था, ये रणथंभौर अभियान 1301 की अवधि में हुआ था, इस वर्ष हुआ था। और रणथंभौर जहां पर पृथ्वीराज चौहान के वंशज हमीरदेव का शासन था, हमीरदेव के रणथंभौर पर कब्जा करने में अलाउद्दीन खिलजी को शुरुआती दिनों में बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा था। और रणथंभौर पर विजय भी उसको अपने सैन्य संगठन के कारण नहीं मिला था, बल्कि अपनी चालाकी के कारण मिला था, क्योंकि उसने हमीरदेव के दो सेनापति रणमल और रतनपाल को अपनी ओर प्रलोभन देके मिला लिया था, तब जाकर के सफलता मिली थी। तो इस बात में भी अलाउद्दीन खिलजी को यह सीख दिया था या इस बात के लिए प्रेरित किया कि सेना का संगठन आवश्यक है। इसके अलावा मंगोलों का 6 आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में, जिसमें से दूसरा, तीसरा और चौथा जो आक्रमण हुआ, दूसरा आक्रमण मंगोलों का साल्दी के नेतृत्व में 1299 में हुआ था। उसके बाद तीसरा आक्रमण पुतलुग ख्वाजा, जो सबसे खतरनाक उसका मंगोल आक्रमण था। फिर चौथा तारगी, ठीक है, ये 1300 में हुआ था और जहां तक तारगी का ये समय था 1303 में। इसके पहले भी एक आक्रमण हुआ था। हम ये 3 आक्रमण मंगोलों का इसलिए उल्लेख कर रहे हैं कि 1299 में जब साल्दी ने, 1300 में जब कुतलुग ख्वाजा ने और 1303 में जब तारगी बेग ने, जिस समय ये आक्रमण हुआ 1303 में, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में था। इस दौरान मंगोल जो थे ये दिल्ली पहुंच गए थे, यहां भी दिल्ली, यहां भी दिल्ली। और इस आक्रमण में जो कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था, वहां पर दिल्ली के रास्तों पर मंगोलों ने खूब लूटपाट किया था, तो राजधानी की रक्षा भी आवश्यक थी। इन तमाम चीजों ने अलाउद्दीन खिलजी को सैन्य सुधार के लिए प्रेरित किया। और अलाउद्दीन खिलजी का भले ही ये नीति बलबन की नीतियों का ही अग्रगामी रूप हो, उसका अगला स्टेप हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बलबन की तुलना में अलाउद्दीन खिलजी कहीं ज्यादा सफल रहा,
क्योंकि इसके समय में सबसे ज्यादा 6 मंगोल आक्रमण हुए, जिसका कि सामना करने और मंगोलों के दमन में वो पूरी तरीके से सफल रहा। अपने विशाल सेना और उसके संगठन के माध्यम से उसने न सिर्फ आंतरिक विद्रोह को कुचलने का काम किया, बल्कि साम्राज्य विस्तार का जो उसका उद्देश्य था उसको भी पूरा किया। दक्षिण भारत में शुरुआती दिनों में अगर हम लोग बात करें तो ये सफलता अलाउद्दीन खिलजी ने ही हासिल करने का काम किया। तो अपने सैन्य संगठन के बल पर, अपने सैन्य सुधार के बल पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो लक्ष्य तय किए थे, जो समस्याएं उसके समय में विद्यमान थी, उस पर वो नियंत्रण स्थापित करने का काम कर सका और इसमें वो पूरी तरीके से सफल रहा। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के इस सैन्य सुधार की प्रक्रिया के कारण सैनिक अब उसके प्रति वफादार थे। वो केंद्र की रक्षा के लिए, मरने मारने के लिए किसी भी वक्त तैयार थे, जिसके कारण से जो उसके विद्रोही थे वो सब लोग हमेशा आशंकित होते थे कि अगर हम सुल्तान के खिलाफ कुछ भी करने गए तो सुल्तान के सैनिक हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य सुधार उसके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो उसके प्रशासनिक सुधार के एक हिस्सा के तौर पर इतिहास में हमेशा याद रखा जाता है। और याद रखा जाता है इसीलिए जेपीएससी के सिलेबस में ये मेंशन भी है और सिविल सर्विसेज में ये प्रायः पूछा भी जाता है। तो इतनी बातें आपको इस टॉपिक में अगर अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य सुधार से संबंधित प्रश्न आता है तो लिखना है। और इसमें मेरे ख्याल से बताने के लिए शायद ही कुछ छूटा हो। जितना भी इंपॉर्टेंट चीज था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसको अरेंज करके आप प्रॉपर तरीके से आंसर लिखने का काम जरूर कीजिए। देखिए, मुख्य परीक्षा में अगर कामयाबी हासिल करनी है तो पढ़ने से ज्यादा कहीं लिखने पर ध्यान देना होगा। इन चीजों को आपने सुन लिया, आपने पढ़ रखा होगा, अब इसको लिखने का एक क्वेश्चन आपके सामने है कि अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य सुधार की जानकारी प्रस्तुत करें, तो आप इस आधार पर आंसर लिखने का काम कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक बटन बिल्कुल भी दबाना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि हम लोग एंशिएंट इंडिया से कोई एक प्रश्न करेंगे जो कि आगामी जेपीएससी के लिए महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं, धन्यवाद।